जो कमजोर ध्रुव की जिंदगी को दोबारा बदल सकता है। बोलिए, मंजूर है? अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तो तुम यहाँ शरबत का लालच देकर रिश्ता तोड़ने आई हो? ठीक है, ये रिश्ता जरूर टूटेगा। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये कैसा घटिया मजाक है ध्रुव? क्या तुम नहीं जानते इससे मेरी और मेरे परिवार की पूरे शहर में कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। जब ये कलंक लगना ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों पर लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया बात करोगे। विश्वास नहीं होता कि तुम वही ध्रुव हो जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। क्या तुम भी वही हो जिसे कभी मैं जानता था? इतनी बात करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थी। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं और ये हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आज से ठीक 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। शर्म की बात है कि अब हमारा रिश्ता एक मुकाबला तय करेगा, पर मुझे ये भी मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा अभी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में ईरा दिखाई दी। ईरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी ईरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे ईरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। ईरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हाँ, एक बात और, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ईरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना और फिर एक घमंड से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ वो महल से बाहर चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा, ज़यान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था, मगर आज उसकी मंगेतर ने यहाँ आकर जो कुछ भी किया उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त ईरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने ईरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद ईरा ने ध्रुव को कुछ देर अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ?
मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे बाबा और इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे कि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों क्यों माँ? आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और मैं तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता हूँ। आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी। मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई। तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा भी दिया। शुक्रिया ध्रुव। तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थीं, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मैसोडिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। समझ गया मैं, तुम ही हो वो जो दिन रात मेरी शक्तियों को खा रहा है और मैं पल पल मर रहा हूँ। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साये ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो। बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला।
उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे अपने किसी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव न चाहते हुए भी उस साय की बातों को सुनने के लिए मजबूर था। साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मैसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साय की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये सब कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। पहले उसने मुझे शर्मिंदा किया और अब एक प्रेत जो सालों से मेरी अंगूठी में बैठा था और आज वो मुझे मदद करने की बातें कर रहा है। अगर मदद करनी थी तो पहले कर देते। ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे आकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। क्या ध्रुव को दोबारा अंगूठी पहनकर विदुर को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए? कौन है विदुर जो इतने सालों से छिपकर ध्रुव की अंगूठी में रह रहा था? क्या विदुर ध्रुव को उसकी शक्तियां लौटा पाएगा या फिर वो किसी स्वार्थ की वजह से ध्रुव को मदद करना चाहता है? आखिर क्या है ध्रुव की अंगूठी का राज?